नमस्कार सलाम, मैं अंशुल चौधरी। आप देख रहे हैं वकील लेन बुलेटिन। खबर सारी सटीक और लीगल एक्यूरेसी के साथ। सबसे पहली खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से नेहा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में देखा गया, जहां पर 2 वुमेन कांस्टेबल ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को चिट्ठी लिखी कि उनको अपना जेंडर चेंज कराना है, एक सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा के, और वो भी अपनी पुलिस ड्यूटी में अब मेल ऑफिसर कांस्टेबल बनकर करेंगे। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की नालसा जजमेंट में ये साफ लिखा है कि कोई भी देशवासी को अपना जेंडर, मतलब कि वो मर्द है या औरत है, चुनने का एक कानूनी हक है। इस बात से एग्रीमेंट रखते हुए हाई कोर्ट ने डीजीपी को डायरेक्शन दी कि कांस्टेबल नेहा सिंह की एप्लीकेशन पर डीजीपी अपना डिसीजन ले, और उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि ऐसे केसेस को डील करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया अभी तक। जेंडर आइडेंटिफिकेशन एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहा है, जहां पे पूरे कानून को रीमॉडल करने की डिमांड पिछले कुछ साल से देखी गई है। मशहूर यूट्यूब इंस्टाग्राम पर्सनैलिटीज जैसे कि जॉर्डन पीटरसन और बेन शपीरो, जो एक कल्ट फॉलोइंग डिमांड करते हैं, उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के एक खेल को बेकार कॉन्सेप्ट बोलकर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। Just because you can do things legally doesn't mean that they are correct biologically. You could do lots of things in the past that were incorrect biologically. मुद्दे पर कानूनी चर्चा करते हुए काफी नए पहलू खड़े होते हैं, जैसे कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन में हक अगर आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के लिए, तो सरकार को ऐसे सेंटर खोल सकती है जहां पर लोगों को अपने जेंडर चेंज कराने की मेडिकल सुविधा दी जाए। पर क्या देश प्रदेश सरकार को पुलिस फोर्स में उन लोगों को रखने की ड्यूटी निभानी पड़ेगी? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अलग हाइट, वेट, बाजुओं में कितना दम है, और इस बात पर सिलेक्शन होता है। कनाडा में एक मेल ने खुद को फीमेल आइडेंटिफाई करके नेशनल वेट लिफ्टिंग रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चर्चा बहुत लंबी है और हमारे यूट्यूब बुलेटिन का टाइम कम, इसलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज पर अभी भी डिसीजन पेंडिंग है, और जब तक वहां पर कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, समलैंगिक शादियों को कोई कानूनी बैकिंग नहीं है। मतलब 2 लोग जो शादी में बंधना चाहते हैं, उनके डिवोर्स का, प्रॉपर्टी का, कस्टडी का जितना भी डिस्प्यूट है, वो अभी भी कानूनी आंखों में कुछ नहीं माना जाएगा। लेकिन पंजाब के भटिंडा शहर में एक गुरुद्वारे में एक लेस्बियन कपल ने अनंत कारज करके शादी कर ली। सिख गुरु रघबीर सिंह ने इस शादी को ना मानते हुए इसे सिख धर्म के असूलों के खिलाफ बताया, और गुरुद्वारे के प्रबंधक पुजारी हरदेव सिंह को अब उनके पद से हटाया गया। और जब उनसे शादी को गुरुद्वारे में करवाने के ऊपर सवाल किए गए, तो उन्होंने बोला, मुझे नहीं पता था, क्योंकि एक पार्टनर ने पगड़ी पहन रखी थी और दूसरे ने सलवार, मैंने तो बस शादी कर दी। बताते हैं नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो गे सेक्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था सेक्शन 377 को रीड डाउन करने के बाद, पर अभी भी शादी को लेकर काफ़ी विवाद है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अभी हियरिंग कर रहा है और डिसीजन पेंडिंग है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा एमपी किरत सोमैया की सेक्स क्लिप चलाने के चक्कर में जब लोकशाही चैनल को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 25 सितंबर 7 बजे तक बैन लगाया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री को चैनल के बैन को हटाने की डायरेक्शन दी है। बात फिजूल की है, क्योंकि 25 सितंबर 7 बजे तक ही बैन था और वो डेट जा चुकी है। लेकिन ऐसे कामों में अक्सर मिनिस्ट्री के स्लो प्रोसेसेस होने की वजह से कंपनीज को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके लिए उनको कोर्ट के दरवाज़ों पर सीनियर एडवोकेट्स की आवाज़ों से अर्जियाँ लगवानी पड़ती हैं। ऐसे में सिर्फ जजेस ही हैं जो बचा पाते हैं कंपनीज के इंटरेस्ट को। जजेस से आते हैं जजेस की पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स को लेकर। सुप्रीम कोर्ट बेंच संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया आज कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी से कोलेजियम की रिकमेंडेशंस पर मिनिस्ट्री का डिले को लेकर सवाल उठाया, जिसमें पूछा गया कि इतना टाइम क्यों लग रहा है मिनिस्ट्री को एप्लीकेशंस क्लियर करने में। बताना चाहूँगा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के चयन का एक प्रोसीजर होता है, जहाँ पे उस कोर्ट के सबसे बड़े 5 जो जजेस होते हैं वो बैठ के अपनी कमेटी में डिसीजन लेते हैं कि कौन सा वकील को अब बेंच पे बिठाया जाएगा। हाई कोर्ट ले हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट ले सुप्रीम कोर्ट के जजेस। और इसको भी कंट्रोवर्सी में लिया गया था पिछले साल जब एनजेएसी का डिबेट छिड़ा था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसमें एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जजेस के अलावा लॉ मिनिस्टर और इत्यादि लोग सोसाइटी के भी पार्ट लेंगे इस कमेटी का पार्ट होने में, कि कौन जज बनेगा या कौन नहीं। इस बात को लेके अब कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने काफ़ी सारे बयान उठाए हैं, जिसकी वजह से पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट, कानून मंत्रालय और कानून मंत्री किरेन रिजिजू, anybody who asks this question, I'm not targeting you particularly, anybody who asks this question of pendency of the names recommended by the collegium, they are the people who really fail to understand. आपस में एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी बयान दे चुके हैं कि
जजेस का चयन किस तरीके से होना चाहिए। एक साइड कहती है कि ऐसा होगा कि जजेस ही होंगे जो हमेशा सिलेक्ट करेंगे, और दूसरी साइड कहती है नहीं, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी की कमी पाई गई है, जिसकी वजह से और भी लोगों को स्टेक होल्डर बना के अब इस कमेटी का पार्ट देखा जा रहा है। उम्मीद करते हैं इस खिचड़ी से कोर्ट अपनी बिरयानी बना पाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के अगेंस्ट 1,54,73,000 की कंपनसेशन एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर को दी। सेक्शन 34 HIV एक्ट के तहत HIV पेशेंट अगर किसी भी केस में अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एप्लीकेशन लगाता है तो कोर्ट को उसके नाम को छुपाना होगा ताकि ऐसे व्यक्ति की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। इस केस में एयरफोर्स ऑफिसर 2002 में मिलिट्री हॉस्पिटल सांबा, जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश में भर्ती हुए थे, जहां पर उनको एक यूनिट खून का चढ़ाया गया था। इसके बाद 2014 में उनको HIV डायग्नोज हुआ। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में केस डाला गया तो उनके केस को डिसमिस कर दिया। अपील में जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो NCDRC की जजमेंट को गलत बताते हुए सरकार को डायरेक्शंस इशू करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस अप्रोच का काफ़ी बहिष्कार किया। बोला कि लोग जब आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो उनके अंदर काफ़ी सेंटिमेंट्स होते हैं देश के लिए, और उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। अगली खबर, केरला हाईकोर्ट ने एक ड्रग्स केस में पुलिस को लिविया जोज, एक ब्यूटी पार्लर ओनर की फैमिली मेंबर को अरेस्ट ना करने की डायरेक्शन दी। केस इन पॉइंट था कि पुलिस ऑफिसर ने 0.1 ग्राम की LSD एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली औरत शीला सन्नी के स्कूटर से बरामद करी। इस पर पोजेशन का केस बना और उन्होंने NDPS एक्ट के कानून को इस्तेमाल करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और बाद में पता चला कि जो बरामद LSD ड्रग्स थे वो ड्रग्स ही नहीं थे बल्कि नॉर्मल स्टैम्प पेपर था। इस पर NDPS एक्ट का मैनुअल देखना चाहिए, जिसमें बोला गया है कि जब भी कोई ड्रग्स बरामद करे जाएंगे तो उन ड्रग्स की स्पॉट टेस्टिंग करी जाएगी, ये देखने के लिए कि क्या उस ड्रग में कौन सा ड्रग है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उस आदमी को वहाँ पे छोड़ देना चाहिए। बट कायदे से NDPS एक्ट का मैनुअल अब यूज़ नहीं करा जा रहा है काफ़ी सारे प्रदेशों में, इंक्लूडिंग बाय द टॉप मोस्ट एजेंसी विच इज़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि काफ़ी बार पाउडर को कोकेन समझ के लोगों को अरेस्ट कर लेता है और बाद में साल दर साल पता चलता है कि वो ड्रग्स ही नहीं थे, और काफ़ी लोगों को परेशानी होती है इस बारे में। अगली खबर की तरफ बढ़ते हुए, माइटाई ट्राइबल कम्युनिटी के 2 लोगों की डेथ होने के बाद प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहां पर ट्राइबल प्रोटेक्शन को लेकर काफ़ी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इग्नोरेंस से काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और सेंटर को इसमें डिसीजन लेने की काफ़ी ज़रूरत है। गेमिंग इंडस्ट्री को फिर से एक बड़ा झटका लगा जब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस ने 6 गेमिंग कंपनीज को प्री शो कॉज नोटिस इशू किया, जिसमें उनसे GST पेमेंट डिवीजन का सवाल उठाया गया। पिछले 2 महीने से GST काउंसिल ने गेमिंग को लेकर एक और टैक्स इम्पोजिशन लगाया था, जिसमें 28% का GST लगाया गया है जब भी कोई ऑनलाइन प्लेयर बेट या गेम में पैसा जमा करता है। इसकी वजह से ऑनलाइन पोकर, रम्मी, 3 पत्ती कम्युनिटी ने काफ़ी नुकसान की बात करी लगाई जाएगी, जिसमें ड्रीम 11, गेम्स क्राफ्टो और बाकी कंपनीज भी शामिल हैं। गेमिंग कंपनीज काफ़ी अच्छे से लॉबी कर रही हैं अपने सुप्रीम कोर्ट केस में, और ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन इसमें आगे आने को काफ़ी उत्सुक है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्यूसडे को एक FIR क्वॉश करी 2 पड़ोसियों में, जो एक सेटलमेंट में हो गया था, जिसमें दोनों अक्यूज ने बोला कि हम सोशल सर्विस करेंगे हनुमान मंदिर पे कनॉट प्लेस में। केस था 354 और पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 12 का। देखा जाए तो ये काफ़ी सीरियस ऑफेंसेस हैं, जहाँ पे हाई कोर्ट अपनी 482 की जुरिस्डिक्शन बहुत मुश्किल से निकालता है। अगर केस रेप का हो, मर्डर का हो या कोई सीरियस ऑफेंस हो तो नहीं देखा जाता। फाइनली आज का हाईलाइट मालेगांव ब्लास्ट केस, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ट्रायल चल रहा है। UAPA एक्ट के अंडर केस का प्रोग्रेस अब सेक्शन 313 CRPC की प्रोसीडिंग चल रही है। सेक्शन 313 में कोर्ट अक्यूज को एक एक्सप्लेनेशन का मौका देता है, जिसमें उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंस है उनको वो अपनी स्टोरी में फिट कर पाए और एक सक्सेसफुल डिफेंस बना पाए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील ने कोर्ट से क्वेश्चंस की कॉपी का डिमांड मांगी है, और कोर्ट ने जब ये एप्लीकेशन पर सुनवाई करी तो कोर्ट ने काफ़ी सिंपल सवाल पूछा कि जब ये क्वेश्चन ड्राफ्ट हो रहे थे तो कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर कहाँ थी और कौन से प्रोविजन के अंडर क्वेश्चंस की कॉपी प्रज्ञा ठाकुर को मिलनी चाहिए, जिस पर उनके वकील ने CRPC के ऊपर ना जाते हुए एक प्रैक्टिस बेस्ड रिक्वेस्ट करी कि प्रोविजन तो नहीं है लेकिन कोर्ट की मदद करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमें कॉपी दी जाए, ताकि हम कोर्ट को क्लियरली बता पाएंगे कि कोर्ट क्या जानना चाहता है, और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन ऐड करना हो, मॉडिफाई करना हो तो वकील उसमें कोर्ट का सहयोग देना चाहेंगे। अपनी इस दलील को अच्छे से रखने के लिए वकील ने यह भी बोला, कोर्ट को सेक्शन 313 सब सेक्शन 5 में बोला गया है कि कोर्ट डिफेंस और प्रोसिक्यूशन काउंसिल की मदद ले सकता है क्वेश्चंस बनाने में 313 के। गौर की बात यह है कि जो वहाँ पे वर्ड यूज़ है वो मे लिखा है, जिसमें कोई मैंडेट नहीं होता। अगर शैल लिखा होता तो होता।
प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में लेट पहुंची 2 बजे और बोला कि मेरे बुरे स्वास्थ्य की वजह से मैं लेट हो जाती हूं और सुबह उठने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। उम्मीद करते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो और वो कोर्ट को अच्छे से मदद कर पाएं। इस बात पर आज का बुलेटिन खत्म करते हैं।